Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of Economics. आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कि आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आज हम 40 MCQs, क्योंकि आपका 40 मार्क्स का एग्जाम रहना है, तो हम लोग वो 40 MCQs जो हैं उसकी प्रिपरेशन करेंगे. सो वो MCQs जो हैं वो इसमें सेलेक्ट किए गए हैं. सो स्टार्ट करते हैं. हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटी. अब देखो, यूटिलिटी के दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल. ठीक है, तो जो कार्डिनल का कॉन्सेप्ट है ना, और जो ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट हिक्स एंड एलन ने दिया है. ठीक है, और कार्डिनल का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्शल ने दिया. किसने दिया है? मार्शल ने दिया. कार्डिनल में वो ये कहता है कि हम यूटिल्स यूनिट को यूज करके यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. ऑर्डिनल में वो ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप रैंकिंग दे सकते हो. बट अगर आप ये कहते हो, रैंक्स की बात करते हो, तो आप ऑर्डिनल की बात करते हो. अगर आप मेजरमेंट की बात करते हो तो वो आप कार्डिनल की बात करते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन. कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज में पढ़ा जाता है? देखो, कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो तुम्हारा टॉपिक है. इकोनॉमिक्स डिमांड आपका टॉपिक है, कंज्यूमर बिहेवियर आपका टॉपिक है, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर. सो कंज्यूमर बिहेवियर हम किस चीज में स्टडी करता है? हम करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी. किस में स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक कंज्यूमर की बिहेवियर को हमने स्टडी करना बेटा, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को. सो इंडिविजुअल एंटिटी हो गया, कंज्यूमर कौन हो गया? इंडिविजुअल एंटिटी. तो वो इंडिविजुअल एंटिटी हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर. ये बिल्कुल सही बात है. यूटिलिटी जो है यूजफुलनेस बोलते हैं उसको. यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? यूजफुलनेस. हमारी ज़रूरत को पूरा करने की पावर जो कंसेप्ट में है ना, उसको हम लोग यूटिलिटी कहता है. क्या कहता है? यूटिलिटी. इट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ायर. ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है डिज़ायर की, हमारी इच्छा शक्ति कितनी है. ठीक है, और उसको ये पूरा कर पा रहा है. जैसे हमें बहुत प्यास लगी है, बहुत 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 ज़्यादा, वी आर वेरी थर्स्टी, और हमें पानी का एक गिलास भी मिल जाएगा ना, है ना, तो हमारी डिज़ायर को बहुत ज़्यादा पूरा कर देगा. हमारी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी यूटिलिटी है. डिज़ायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी. बिल्कुल सही बात. अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि हम लोगों को थर्स्ट फील हो रहा है, थर्स्टी है हम लोग, तो पानी जो है, हम पानी को कंज्यूम करना चाहेंगे. जब हम पानी को कंज्यूम करने के डिज़ायर रखेंगे, अल्टीमेटली हमें वो यूटिलिटी, यूजफुलनेस मिल पाएगी. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन. गॉसन का जो फर्स्ट लॉ कौन सा था? देखो, गॉसन है ना, जो प्रोफेसर गॉसन, H गॉसन है इनका नाम पूरा. इनका फर्स्ट लॉ आया, इनका सेकंड लॉ आया. ठीक है, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सेकंड लॉ था लॉ ऑफ EMU, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ की उसने बात की है. सो फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन, द यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ यूटिलिटी. इनमें से कौन सी चीज है जो यूटिलिटी का फीचर है? कहता है यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. अच्छा, साइकोलॉजिकल वो होता है जो हमारी मेंटल स्टेट से रिलेटेड होता है. ठीक है, आपको एक चपाती खा के कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे एक चपाती खा के कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना, वो मेरे माइंड पे, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना. सो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है. जैसे कोई पर्सन जो है वो गार्लिक नहीं पसंद करता, कोई गार्लिक बहुत पसंद करता है, तो गार्लिक की यूजफुलनेस उसके साइकोलॉजिकल फिनोमिना पे डिपेंड करती है कि उसकी लाइकिंग्स कैसी हैं. ठीक है, सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है. अब एक गिलास पानी का पी के, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप किसी के घर जा रहे हो, आपको प्यास वगैरह नहीं लगी, बट स्टिल उन्होंने आपको पानी का गिलास दिया, उसको पी के आपकी यूजफुलनेस कुछ और होगी. बट जब आपको बहुत प्यास लगी है तब आपको पानी मिलेगा, तब यूजफुलनेस कुछ और होगी. ठीक है, सो इसीलिए कहता है कि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है. ठीक है, हम उसको किसी ऑब्जेक्टिव तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव का मतलब ये होता है डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पर्सन्स इन डिफरेंट सेंसेस. अलग अलग सेंस में अलग अलग पर्सन के ऊपर ये डिपेंड करता है. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज
हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? MU को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? देखो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो यहाँ पे चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन मैच कर रहा है। व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम MU इज, अब इसके लिए बेटा आपको ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये रहता है हमारा TU का कॉन्सेप्ट और हमारा MU का कॉन्सेप्ट होता है ये, है ना, जैसे यहाँ से यहाँ पर, मतलब जब TU मैक्सिमम होगा तब MU 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम, जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0, है ना। सो इस ग्राफ से आंसर निकल आया। Which of the following is true? TU increases till MU is positive. TU is maximum when MU is equals to 0. TU declines when MU is negative. So बिल्कुल पिछले की तरह मैं आपके डायग्राम बना के देती हूँ आपको, ये इस तरह से TU MU, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा ना, ये मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट पे, वहां पे आके MU 0 हो जाएगा। ठीक है, सो TU जब बढ़ रहा है MU भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ठीक है। MU 0 के बराबर है वहां पे, ये भी ठीक है। TU डिक्लाइंस व्हेन MU इज नेगेटिव, TU कम हो रहा है जब MU नेगेटिव हो रहा है, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज who basically propounded the concept of law of equimarginality? Gaussian first law, Gaussian second law. The ability of satisfying human want in a good. देखो, एक कमोडिटी में इंसान की ज़रूरत को पूरा करने की एबिलिटी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। दैट इज नॉन एज यूटिलिटी। एक्चुअली यूटिलिटी इज वांट satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity is known as utility. Utility is related to, किससे related है? Usefulness से related है। किससे related है? Usefulness से। Utility can be measured by, utility किस चीज़ से measure होगी? मनी से, exchange से, goods के weightage से, या किसी से भी नहीं। यूटिलिटी जो है वो इनमें से किसी से नहीं होगी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय ना, यूटिलिटी मेजर होगी सेटिस्फेक्शन से, यूटिल्स से। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज इक्विमार्जिनल यूटिलिटी वाले लॉ में हमारे पास दो गुड्स रहती हैं, ठीक है, ए और बी, और हम लोग ये देखते हैं कि ए और बी दो गुड्स है, इसके कितने यूनिट कंज्यूम करें, इसके कितने कंज्यूम करें कि हमारे पास मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए। ठीक है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स, जितनी भी एडिशन आती है यूटिलिटी की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। TUN-TUN-1 भी इसका फॉर्मूला रहता है, डेल्टा TU ओवर डेल्टा Q भी इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने बनाई थी? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार्डिनल है, जो उसने बोला है, वो मार्शल ने बनाया कि यूटिल्स में कर लो। जो ऑर्डिनल है जिसमें इनडिफरेंस कर्व की हेल्प ली गई है, वो बनाया हिक्स एंड एलन ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने बनाया है? गॉसन ने, एडम स्मिथ ने, चैपमैन ने, या हिक्स ने? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया है गॉसन ने। गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स अ पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। बेटा ये याद रखना, जब भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगा ना, वहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट इन केस हमारे पास दो कमोडिटीज है, तो वहां पे ये चीज रहती है, एक गुड का प्राइस, एक गुड की मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे गुड की मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे गुड का प्राइस। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 2 3 4 जितनी मर्जी ले लो। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट, दैट इज यूटिलिटी। वांट सेटिस्फेक्शन पावर इज यूटिलिटी। बड़ा छोटा सा आंसर है इसका। फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगी? जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस, शुड बी ग्रेटर देन प्राइस, शुड बी नो रिलेशन, इक्वल टू प्राइस। जहां पे हमारा MU जो है वो प्राइस के बराबर हो जाएगा, वहां पे कस्टमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगी। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। डिमांड के लिए क्या जरूरी है? चीज को कंज्यूम करने के डिजायर होना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली राइट। एडिक्वेट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहे, वो भी जरूरी है। कंजम्पशन की विलिंगनेस रहे, वो भी जरूरी है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड, ये होता है डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे होते हैं यूनिट्स, यहाँ पे होता है प्राइस। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ 10 लिया, यहाँ 20 लिया, यहाँ 30 लिया, यहाँ 40 लिया, यहाँ 50 लिया, यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 20 लिया, यहाँ पे 30 लिया, यहाँ पे 40 लिया, यहाँ पे 50 लिया। प्राइस 10 था, डिमांड थी 50 यूनिट्स। प्राइस 20 हो गया, डिमांड लोगों ने कर दी 40 यूनिट्स। 30 हो गया, लोगों ने कर दी 30 यूनिट, है ना। तो ये देखो, ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जाता है डाउनवर्ड, वैसे ही। ठीक है,
So DD is the demand curve which is downward sloping, showing inverse relationship between the price and demand. In each goods, price fall doesn't make an increase in demand. अगर प्राइस फॉल हो जाए और डिमांड में इंक्रीज नहीं होता, किन गुड्स के केस में? देखो अगर प्राइस कम भी हो जाएगा ना तो गुड्स जो है ना इतनी ज्यादा नहीं डिमांड की जाएंगी। नेसेसिटीज के केस में ऐसा रहता है, वो इसलिए क्योंकि नेसेसिटी जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि बल्क में कोई चीज आ जाए तो आप लेके रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड? सारे ही फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। प्राइस तो बिल्कुल करता है, लॉ ऑफ डिमांड उसके सिर पे बना है। इनकम में चेंज भी होता है, कंज्यूमर के टेस्ट में भी चेंज जो आता है वो इफेक्ट करता है। गुड्स विच कैन ऑल्टरनेटिवली बी यूज्ड, जो ऑल्टरनेटिवली यूज की जा सकते हैं ना, जैसे कोको कोला नहीं मिली, थम्स अप ले लो, थम्स अप नहीं मिली, पेप्सी ले लो, पेप्सी नहीं मिली, कोक ले लो, वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट या दोनों? लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये बताता है कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस किस के बीच में करता है? प्राइस और डिमांड के बीच में करता है। कितना करता है वो नहीं बताता, इसलिए ये सिर्फ क्वालिटेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड फंक्शन? प्राइस नो, डिमांड इक्वल्स टू प्राइस नो, डिमांड इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, नन ऑफ दीज। ये ठीक है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। इन द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, अगर गुड्स एक्स के प्राइस में चेंज आता है और वो गुड्स वाई की डिमांड को इफेक्ट करता है तो इस डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड या ऑल ऑफ दीज। अगर गुड्स के प्राइस में चेंज आता है और वो गुड्स वाई की डिमांड को इफेक्ट करता है उसको हम कहेंगे क्रॉस डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई, ये चीज। नेक्स्ट इज फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। नॉर्मल गुड्स के लिए रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, इनडायरेक्ट वाला है ना, नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड? डिमांड जो कम होती है वो किस रीजन की वजह से होती है? इनकम कम होने की वजह से, नंबर ऑफ बायर्स कम होने की वजह से, कंज्यूमर का टेस्ट खराब होने की वजह से, या फेवरेबल ना होने की वजह से, अनफेवरेबल होने की वजह से, ये सबकी वजह से, सबकी वजह से होता है ना। अनफेवरेबल टेस्ट रहेगा तो भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, इनकम कम होगी तो भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाएंगे तो भी आपके प्रोडक्ट की सेल कम होगी। विद द राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड फॉर टी प्राइसेस, क्योंकि प्राइस कॉफी का बढ़ गया, लोग कॉफी की डिमांड करेंगे कम। कॉफी का प्राइस सॉरी टी तो वैसे ही है ना, तो यहाँ वाली डिमांड टी के ऊपर आ जाएगी, सो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन प्राइस राइजेस एंड डिमांड फॉल्स, प्राइस राइजेस एंड डिमांड आल्सो राइजेस, प्राइस रिमेन्स स्टेबल एंड डिमांड फॉल्स, एंड प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन्स स्टेबल। सो राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टिल डिमांड नीचे हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। विच इज द रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड? डिमांड में चेंज क्यों आता है? कंज्यूमर की इनकम चेंज हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो, सारे रीजन है। और अ चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। अब इनमें से किस चीज में चेंज आए तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं रहेगा? प्राइस में, इनकम में, टेस्ट एंड फैशन में, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज आंसर है, क्योंकि इन सब में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज रहेगा ही रहेगा ना। With the rise in the demand for given goods, प्राइस अगर बढ़ जाए ना, गिफन गुड की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी की गुड होती है। विद एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर किस चीज की कंजम्पशन को कम कर देगा? वो एक गिफन गुड्स नहीं खरीदेगा क्योंकि ये लो क्वालिटी गुड्स होती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। रीजन ये शो करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए इनसे कौन सा फॉर्मूला है? डिमांड में जो चेंज आ रहा, प्राइस में जो चेंज आ रहा, प्राइस में जो चेंज आ रहा, डिमांड में जो चेंज आ रहा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिसिटी लेस देन 1। देखो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जिसकी डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं। कंफर्ट्स में रहते हैं क्योंकि कंफर्ट्स जो है ना लोग एक हद तक तब खरीदते हैं जब उनके पास नॉर्मली इनकम रहे। लग्जरीज के केस में पैसा हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि देखो कंफर्ट्स ही ऐसी चीज है, अगर आप फोन लेते हो, मोबाइल फोन जो है वो कंफर्ट है, ठीक है, बट मोबाइल फोन 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, 1.5 लाख का भी है ना। सो इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, उनकी डिमांड में चेंजेस रहते हैं, बट नेसेसिटी गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 से कम रहती है। विद विच मैथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड। किस मैथड से इलास्टिसिटी मेजर की जाती है? एक्सपेंडिचर मैथड, प्रोपोर्शनेट मैथड, पॉइंट मैथड या ऑल ऑफ दीज। सो टोटल एक्सपेंडिचर मैथड से इलास्टिसिटी मेजर नहीं की जाती, प्रोपोर्शनेट से भी की जाती है, पॉइंट मैथड से भी की जाती है, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सारे फैक्टर इफेक्ट करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप लोग जो है वो बाजरा वाली रोटी नहीं खाओगे, आप खाओगे अच्छे व्हीट पे जो है वो शिफ्ट कर जाओगे, है ना, अच्छे फ्लावर पे शिफ्ट कर जाओगे।
तो इनकम का असर पड़ता है ना डिमांड के ऊपर, प्राइस का भी पड़ता है, गुड्स के नेचर का भी पड़ता है। सो ये आपके सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस हमने बेटा इस लेक्चर में कवर किए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, जो आपके 40 मार्क्स का एग्जाम आना ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। सो आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। थैंक यू।